डायरेक्टर डीआरडीओ प्रदीप कुरुलकर, इनके कपड़े देख लीजिए और हम मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं क्या इन्हें भी वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये संघ की वेशभूषा में डीआरडीओ के डायरेक्टर, ये देखिए आप किसके सामने नतमस्तक होते हुए, डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर। ये डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर सावरकर स्मृति में अपने कुछ भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। हो गया। ये पूरी भूमिका जो अभी आपने देखी, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको पिछले सप्ताह एटीएस, महाराष्ट्र की एटीएस ने पाकिस्तान को गुप्त संवेदनशील सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया। किरण पटेल, आपने नाम तो सुना होगा, जिक्र भी बहुत हुआ। किरण पटेल एक ऐसा शख्स जिसने सरकारी खर्चों पर बहुत ज्यादा ऐशोराम किया, सरकारी खर्चों पर आना जाना, तमाम सिक्योरिटी, और देखा जाए जितना भी हो रहा था सब सरकार कर रही थी। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि किरण पटेल के बाद एक ऐसे शख्स का खुलासा हुआ है जो आरएसएस का एजेंट है और वो पाकिस्तान का जासूस है, आरएसएस का बंदा है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है। सबूतों के साथ दिखाएंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे सीधे तौर पर यह बताया कि आरएसएस किस तरीके से आज देश को बांटने का काम कर रही है। लेकिन आज आरएसएस के एजेंट जो मिलकर काम कर रहे हैं या जिस तरीके से पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां पहुंचा रहे, यह कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार आखिरकार कर क्या रही है। तो क्या देखा जाए, किरण पटेल के बाद दूसरा यह जो शख्स निकलकर सामने आया है जिस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट। डायरेक्टर डीआरडीओ प्रदीप कुरुलकर, इनके कपड़े देख लीजिए और हम मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं क्या इन्हें भी वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये संघ की वेशभूषा में डीआरडीओ के डायरेक्टर, ये देखिए आप किसके सामने नतमस्तक होते हुए, डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर। ये डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर सावरकर स्मृति में अपने कुछ भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। हो गया। ये पूरी भूमिका जो अभी आपने देखी, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको पिछले सप्ताह एटीएस, महाराष्ट्र की एटीएस ने पाकिस्तान को गुप्त संवेदनशील सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये प्रदीप कुरुलकर 14 साल तक संघ में पुणे की शाखा में सैक्सोफोन बजाते थे। चौथी पीढ़ी संघ से जुड़ी हुई है, यानी कि जो इनकी पहली पीढ़ी जो संघ से जुड़ी थी वो तभी जुड़ी होगी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, जब अंग्रेजों के साथ मुखबिरी हो रही थी। 4 पीढ़ियों से क्या चल रहा है वो आपके सामने अभी आपने स्क्रीन पर देखा। संगठन मंत्री रहे हुए हैं ये संस्कार भारती के। आप में से जो लोग संघ से वाकिफ हैं और संघ के जो सैकड़ों अलग अलग संगठन हैं उनसे वाकिफ हैं, you know RSS is an umbrella organization. In itself it's unregistered, but it has hundreds of organizations under its umbrella. One of them is Sanskar Bharti, a major, very, very important organization. Pradeep Kurulkar, Director DRDO, has been associated with the Rashtriya Swayamsevak Sangh for 4 generations. He used to play the saxophone for 14 years for RSS. He was for 12 years Sangathan Mantri of Sanskar Bharti. This is the 4th generation RSS Karyakarta Swayamsevak. And he was arrested by ATS for giving sensitive information to Pakistan through a woman. एक महिला के जरिए पाकिस्तान में ये संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। कहते हैं हनी ट्रैप हो गए थे। असली हनी ट्रैप तो
शाखा में जाने से होता है, वो होता है हनी ट्रैप, कि आप डीआरडीओ में हैं और शाखा में जा रहे हैं। दैट इज द रियल हनी ट्रैप। और ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। ध्रुव सक्सेना का नाम इस मंच से कई बार दोहराया गया, आपकी टेलीविजन पे, आपकी अखबारों में, आपके डिजिटल स्पेस पे कई बार आप लोगों ने भी लिखा है। आईएसआई का मेन एजेंट बनकर ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का मध्य प्रदेश का प्रमुख था। यह पहली बार नहीं हो रहा। यशवंत शिंदे का नाम भी आपको इसी मंच से कई बार मैंने खुद ने यह नाम लिया है। नांदेड़ में यशवंत शिंदे, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, उन्होंने खुद हलफनामा देकर नांदेड़ की अदालत में खुद लिखकर कहा कि मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यह अभी पिछले साल की बात है। वो अलग बात है कि सीबीआई ने वो हलफनामा लेने से इनकार कर दिया। तो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि डीआरडीओ के डायरेक्टर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं दे रहा है, हनी ट्रैप हो रहा है। 5 महीने, अक्टूबर 2022 में यह सिलसिला, हमारी जानकारी जो मीडिया में आई है उसके हिसाब से अक्टूबर 2022 में यह सिलसिला शुरू हुआ कि वो व्हाट्सएप के जरिए इस महिला से, पाकिस्तानी महिला से लगातार आधी रात तक चैट करता था। 5 महीने, और फरवरी में जाकर इसका लैपटॉप और इसके फोन जब्त किए गए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की नजर आ रही है, क्या वाकई अब धीरे धीरे मोदी सरकार जो है वो बैकफुट पर आती नजर आ रही है, और जो तमाम मुद्दे इस वक्त दिखते नजर आ रहे हैं। और देखिए, सीधे तौर पर अगर जांच की बात की जाती है, जांच केवल अभी तक विपक्ष पर हो रही है और विपक्षी पार्टियों पर अभी तक हम देख रहे हैं शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन क्या अब जांच इन पर नहीं होनी चाहिए, या जांच का जो विषय है सरकार के इन आदमियों पर नहीं होनी चाहिए? आरएसएस के एक व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, या किरण पटेल का मुद्दा, अडानी जैसा मुद्दा, किसी पर अभी जांच होती नजर नहीं आई। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं केवल विपक्ष पर ही ईडी, एनसीबी, सीबीआई का शिकंजा कस रही है, बल्कि अपनों को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो बचाती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि पवन खेड़ा ने जो खुलासा किया उसके बाद क्या अब जांच होती है, शुरू हो जाती है, तो क्या और बड़े तार जुड़ते और निकलते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।